नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबका बहाली को लेकर सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि चुनाव से पहले बहाली की प्रक्रिया पूरे कर लिए जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग अब अपनी तैयारी में 100% लगाइए, अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप क्लास में जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सारा नोट्स जो चाहे आप एएनएम का क्लास में जुड़ते हैं, एएनएम जीएनएम ड्रेसर सबका आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेज भी आपको मिलेंगे। और वैकेंसी का जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो सारा इंफॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। कह रहा है कि शोषण तंत्र में, क्या कह रहा है कि शोषण तंत्र में, ये आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। जो क्लास का ग्रुप है आप लोगों का, उसमें आज क्लास के बाद मिल जाएगा, उसमें डाल देंगे ये पीडीएफ। तो इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा जो भी क्लास में जुड़े हैं। कह रहा है कि श्वसन तंत्र में श्लेष्म ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ये श्वसन तंत्र आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता रखे हैं। जैसे क्या सांस जो लेते हैं, जिन भी तंत्रों के माध्यम से, शरीर का जो भी पार्ट है उसको तंत्र कहा जाता है। तो जिस भी माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं तो उसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि श्वसन तंत्र में बहुत सारा अंग आते हैं। यदि हम बात करें तो गिल्स आते हैं, जैसे कि मछली सब गल्फर से लेते हैं। मानव की बात करें तो वो फेफड़ा से लेते हैं। उसके बाद सब अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। बहुत सारे गल्फर से भी लेते हैं, टेडपोल और मेढक है जो त्वचा से लेते हैं। तो इस तरीके से ये सब श्वसन तंत्र है। और श्वसन होता क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यदि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं? तो हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग यदि हम बात करें तो 21% हम लोग कितना क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। कितना लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। वही यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लेते हैं। कितना? 78% सांस के दौरान। और CO2 कितना लेते हैं? तो CO2 की हम बात करें तो वो लेते हैं 0.03%। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि श्वसन एक प्रकार, श्वसन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये हम जो सांस के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं। और उससे क्या बनते हैं, तो ग्लूकोज को तोड़कर CO2 एवं H2O और ऊर्जा ऊष्मा निकलता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया के दौरान होते हैं। और भी आगे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि श्वसन में प्रमुख अंग मानव का क्या होता है, फेफड़ा होता है। और सबका अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। तो कह रहा है कि श्वसन तंत्र में श्लेष्म ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो ऑब्वियसली नाक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो श्वसन तंत्र में श्लेष्म ग्रंथि किसको कहा जाता है? नाक को कहा जाता है। ये चारों जो ऑप्शन में दिया गया है आपको, ये चारों श्वसन तंत्र ही है। नाक भी श्वसन तंत्र है मानव का, उसके बाद फेफड़ा भी है, श्वास नली भी है, श्वास नली तो वैसे ही क्लियर है। उसके बाद कंठ नाल भी होते हैं, वैसे बहुत सारे थे, 8-10 होते हैं। नसा छिद्र होता है, नसा कपाट होते हैं, स्वर तंत्र होते हैं, ब्रोकाई होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं, रुधिर होते हैं। ये सब क्या है, तो श्वसन का एक मार्ग है जिसको श्वसन तंत्र भी कह सकते हैं, श्वसन तंत्र का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स में हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए चर्चा कर दिए कि इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उसको आपको ब्रीफली नॉलेज हो जाएंगे, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि
नसिका गुहा क्या है कि नसिका गुहा जो होती है वो क्या होते हैं, तो नसिका गुहा को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि नसिका गुहा का एक और नाम क्या है, तो नसिका मतलब नाक का गुहा है, तो मतलब कि क्या होगा, उसको नाक का गुहा भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, नाक का गुहा। नसिका गुहा का दूसरे रूप में हम लोग किस रूप में जान सकते हैं, तो नाक के गुहा के रूप में। ये बहुत ही सिंपल था, समझने वाले थे। इसमें कोई ज़्यादा उतना था नहीं रखने वाला, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख से आंसू निकलकर कहाँ सूख जाता है। ये आप लोग देखते होंगे या बचपन में या कभी आपने रोए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आँख का आंसू कभी कभी होता है कि नीचे भी गिर जाता है, लेकिन कभी कभी आँख का आंसू आते आते सूख भी जाता है। तो कहाँ पर आकर सूख जाता है, मतलब कि कह रहा है कि आँख से आंसू निकल कर कहाँ सूख जाता है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। पहला ऑप्शन है नसिका वीवर में, या मुख वीवर पर, मतलब मुख पे आकर, या दांत की हड्डी के कवर वीवर, हड्डी का वीवर पर आकर, जैसे वैसे होते हैं कभी कभी मुंह के जरिए दांत पर भी चल जाता है, वहाँ पर जाकर सूखते हैं, या कान पे, या कान में जाकर सूखते हैं। तो कान का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कहाँ पर जाकर सूख जाता है, जैसे आप यदि हम फिगर की हम बात करें तो ऐसे वैसे उतना अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग ऐसे मत कहिएगा कि सर ने अच्छा से नहीं बनाया। तो जैसे ये आंसू निकलता है, तो मान के चलो ऐसे निकल रहा है, ये कहाँ पर जाके सूख जाता है, तो ये नसिका वीवर पर आकर सूख जाता है। कहाँ पर आते आते सूख जाता है, तो जनरली ये नसिका वीवर पर आकर सूख जाता है। आप कहिएगा कि सर कभी कभी तो आंसू गिर भी जाता है नीचे भी, सूखता नहीं है। तो वो मतलब कि अगर है, मतलब कि अगर वो डायरेक्ट गिर गया, मतलब कि फेस के कांटेक्ट पे नहीं आया, तो वो गिर गया तो गिर गया, लेकिन जब कांटेक्ट पे धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि नीचे आते आते तो वो सूखने लगता है। तो वो कहाँ पर जाकर सूख जाता है, तो आँख से निकलकर आंसू नसिका वीवर पर आकर क्या होता है, सूख जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ घ्राण शब्द जुड़ा हुआ है। अगर घ्राण आ गया तो घबराइएगा नहीं। घ्राण शब्द किससे जुड़ा हुआ है, जैसे क्या है, अनुभव करना, देखना, सुनना, सूंघना। तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि घ्राण शब्द किससे जुड़ा होगा, तो ये जो घ्राण शब्द है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है, तो ये सूंघना से रिलेटेड है। कोई चीज़ सूंघते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत दुर्गंध है या बहुत ही अच्छा सेंट है, कहते हैं कि कोई बगल से गया तो ये लगता है कि कोबरा नहीं तो फॉग सेंट मार के गया है, या कहीं पर बदबू रहता है तो कहते हैं मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है, या गंदी इन्वायरमेंट है यहाँ पर, या वातावरण या वायु है यहाँ पर, या जो भी गंदी वहाँ पे चीज़ें रहते हैं, तो वो क्या चीज़ सूंघने से पता चलता है। तो ये घ्राण जो शब्द है वो रिलेटेड है किससे, तो सूंघना से। किससे है, सूंघना से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंध क्या है, तो गंध अभिग्राहक एक नाक में कहाँ स्थित है। गंध अभिग्राहक एक नाक में कहाँ स्थित है। जैसे क्या आप लोग कोई चीज़ का खाना का स्वाद लेते हैं, तो वो क्या है, जीभ का ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं। जीभ का ऊपर वाला हिस्सा से ही पता चल पाता है कि मतलब कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है, मतलब वो कड़वा है, तीखा है या मीठा है। ये सब मतलब कि जीभ के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनसे क्या होता है, इनका पता चल पाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं, मतलब कि स्वाद कलिका कहते हैं। स्वाद कलिका जब जीभ के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन रिलेटेड है।
वो भी बता दिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि गंध अभिग्राहक एक नाक में कहाँ स्थित है। गंध का जो अभी मतलब कि गंध कोई भी चीज़ का स्मेल जो आता है या हमको उसकी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो वो किसके माध्यम से, नाक के माध्यम से ही पहुंचती है। तो गंध का जो अभिग्राहक है, जो उसको मतलब कि ग्रहण करेगा या उसको मतलब परखेगा, उसका पता लगाएगा मतलब कि कैसा गंध है, तो ये मतलब क्या चीज़ नाक में ही होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट आपको है नहीं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि गंध अभिग्राहक एक नाक में कहाँ स्थित होता है। घ्राण संबंधित बल्ब में, या घ्राण संबंधित उपकला में, या म्यूकस उपकला में, या सब म्यूकस झिल्ली में। तो ये उपस्थित होते हैं कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा घ्राण संबंधित उपकला में ये उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होता है, गंध अभिग्राहक जो होते हैं वो नाक के घ्राण संबंधित उपकला में होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि हम वैकेंसी आ जाने पर हम क्लास ज्वाइन करेंगे या तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपका कंपटीशन एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। बाद में नहीं कहिएगा कि सर हमसे नहीं निकला, हम क्लास तो ज्वाइन किए हुए थे। क्लास ज्वाइन कर लेने से ऐसा नहीं कि मेरे पास क्लास कर लीजिएगा तो आपका 100% हो ही जाएगा। हाँ, मेहनत करिएगा, जो हम आपको बताते हैं, जो आपको नोट्स देंगे, जो आपको आगे टेस्ट सीरीज होंगे, वो सब आप सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। अब 10 दिन 1 महीना पढ़ लेने से कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकलता है, यही सत्य है। चाहे आप लोगों को कितना बुरा लगे, लेकिन आप लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब तो आप लोग कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं ना, क्या है कि अब तो कंपटीशन एग्ज़ाम कर दिया। सीबीटी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत सारा कैंडिडेट सारे मतलब कि कंट्री के जितने भी स्टेट है, जो भी भरने का जिसका भी इच्छा होंगे वो सब भर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों से आपको कंपटीशन होंगे, उसमें से आपका रैंक यदि आपका नंबर सबसे ऊपर है तभी आपका हो पाएगा। मतलब कि जैसे 15,000 का बहाली रहेगा तो 15,000 के अंदर में रहेंगे तभी आप होइएगा। फॉर्म तो बहुत भराएगा, 1 लाख से ज़्यादा भराएगा, लेकिन जिसका तैयारी रहेगा उसका होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से ध्यान रखें। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंग कह रहा है कि राइनाइटिस रोग से प्रभावित होता है। तो राइनाइटिस जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो नाक को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो राइनाइटिस नाक को प्रभावित करता है। वही आपको कहेगा कि निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, मोतियाबिंद, ये सब है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये नेत्र में होता है। या थायराइड से संबंधित गला में होगा रोग, यकृत लीवर से क्या होता है ये भी हम आपको बता रखे हैं। तो इसमें मतलब कि जैसे कि क्षय रोग भी होते हैं, लीवर से ही होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि राइनाइटिस रोग जो है वो नाक के मतलब कह रहा है कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो नाक को प्रभावित करता है क्या, तो राइनाइटिस रोग। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अब आप लोगों को पीडीएफ में आंसर इतना नज़दीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप लोग देख के आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसीलिए अब आप लोगों का जो आंसर रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नसिका, नसिका मतलब नाक से जो जुड़ा है, जहाँ से आप लोग सांस लेते हैं, वो मतलब कि श्वास नली या श्वसन तंत्र का एक अंग है। वो कह रहा है कि नसिका के किस हिस्से में घ्राण संबंधित अभिग्राहक बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वो कह रहा है कि आपके नसिका के किस हिस्से में घ्राण संबंधित जो अभिग्राहक है
वो ज़्यादातर या बहुयात में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया है, एक नसिका वीवर आंतरिक सतह में या एक नसिका वीवर की बाह्य सतह में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। ये किस में होते हैं? तो ये आपका जो घ्राण संबंधित अभिग्राहक की जो बहुतायत होती है वो एक नसिका वीवर की आंतरिक सतह में कहाँ होते हैं? तो एक नसिका वीवर की आंतरिक सतह। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाथ की स्वच्छता की का क्या कह रहा है कि हाथ की स्वच्छता का अधिकतम समय कितना होता है? जैसे इसमें दिया है 90 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। तो हाथ की जो स्वच्छता का अधिकतम समय कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 20 से 30 सेकेंड। कितना? तो हाथ की स्वच्छता का अधिकतम समय 20 से 30 सेकेंड मतलब कि होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाथ की स्वच्छता आप लोग जानते ही हैं, उसमें क्या बताएंगे? हाथ मतलब कि हाथ को जो साफ सफाई या स्वच्छ रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्लास को कोमा स्केल के न्यूनतम, क्या कह रहा है कि ग्लासगो कोमा स्केल के न्यूनतम और अधिकतम अंक क्या है? मतलब कि न्यूनतम भी और अधिकतम भी बताना है। तो ग्लासगो कोमा स्केल एक स्केल है, मतलब कि मापने का एक स्केल है। इसमें मतलब कि न्यूनतम और अधिकतम अंक कितना होता है? तो न्यूनतम की हम यदि बात करें तो वो आपका होता है कितना? तो ये आपका 3 होता है और अधिकतम 15 होते हैं। कितना होते हैं? तो न्यूनतम 3 होते हैं। कितना? न्यूनतम 3, न्यूनतम आपका कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम आपका 3 और अधिकतम आपका 15 हो जाएगा। तो 3 और 15 के मतलब कि बीच, मतलब कि न्यूनतम 3 और अधिकतम 15। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? इसमें तो 8 से 9 है, इसमें 8 से 12 है, इसमें 12 से 13 है, यहाँ पर है कितना? 3 से 15। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त आधान के लिए इसका होगा, तो इसका हम डिटेल्स में बता देंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में कल के क्लास में। आज अब अगर अभी थ्योरी उसका डिटेल्स में बताने लगेंगे तो क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि समय भी आपका हो गया है, ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए कल के क्लास में उसके थ्योरी में हम लोग कवर कर लेंगे। कह रहे कि रक्त आधान के लिए चयनित सुई गेज कौन सा है? जो रक्त का आधान के मतलब कि चयनित किया जाता है उसका सुई का जो गेज है वो कौन सा है? 16 गेज, 18, 20 या 22? तो कितना है? तो रक्त आधान के लिए जो चयनित सुई गेज है वो आपका है 18 गेज। कितना है? 18 गेज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि साइन, क्या कह रहा है कि साइन के नियम के अनुसार, मतलब साइन ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था कि एक नियम दिया था। कह रहा है कि उसके नियम के अनुसार जले हुए जो पेरिनेम का प्रतिशत ... होता है। मतलब साइन के नियम के अनुसार जो जले हुए पेरिनेम है उसका कितना प्रतिशत होता है? इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसलिए कि इसका ऑप्शन ही आपको गलत दे दिया गया है। प्रतिशत तो लिखा गया है लेकिन संख्या ही नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग कल कर लेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में लाल रक्त कोशिका की संख्या कम होती है?
जैसे कि रक्त की क्या है, मतलब कि लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लाज्मा स्टेट, ये सब होते हैं ना। तो कह रहा है कि लाल रक्त कोशिका की संख्या कम होती है किसमें? रक्तलापता में, जिसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के दौरान लाल रक्त कोशिका की संख्या कम हो जाती है, या पैंसीटोपेनिया के दौरान, या ल्यूकीमिया के दौरान, जिसे श्वेतर रक्तता कहते हैं, या थैम्ब्रोसाइटोपिनिया के दौरान। तो आप सब ने पहले भी पढ़े होंगे कि एनीमिया के बारे में, कि एनीमिया के दौरान ही लाल रक्त कणिका की संख्या है वो घटने लगता है, कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसकी जो संख्या है वो कब कम होने लगती है? तो एनीमिया, रक्त अल्पता के दौरान, मतलब कि रक्त की कमी, रक्त अल्पता मतलब रक्त कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया कहे, उसमें क्या होता है, लाल रक्त का जो कोशिका होती है उसकी संख्या कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थैलेसीमिया के लिए चयनित औषधि कौन सी है? कह रहा है कि थैलेसीमिया के लिए चयनित औषधि इनमें से कौन से हैं, ये आपको खोजना है। तो जैसे पहला में दिया है कि डेफेरॉक्समिन, या विक्रेस्टिन, या डिलैक्टिन, या ब्लास्टिन। तो क्या हो जाएगा? तो थैलेसीमिया के लिए जो चयनित औषधि है वो आपका है क्या है? तो डेफेरॉक्समिन। क्या है? डेफेरॉक्समिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्नसा मार्ग द्वारा, जो अंदर नशा का जो नशा छिद्र है ना, उसका जो अंतर मार्ग है, तो वो कह रहा है कि अंतर्नसा मार्ग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिर्गी-रोधी औषधियाँ दी जाती है? अंतर्नसा मार्ग के द्वारा, जो नशा मार्ग है ना, मतलब जिससे सांस हम लोग अंदर जाते हैं, तो वही कह रहा है कि अंतर्नसा मार्ग के द्वारा इनमें से कौन सी ऐसी औषधि है जो मिर्गी रोधी है, मतलब कि मिर्गी रोधी औषधि दी जाती है। जैसे कि करेक्ट आंसर है मीडाजोलम, उसके बाद है कि डायलेपाम, या क्लोबाजाम, या नाइट्राजेपाम। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपको किसमें दिया जाता है, मतलब कि कौन सी औषधि है? तो मीडाजोलम है। क्या है? मीडाजोलम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतरापेशी इंजेक्शन को लगाने का सही कोण, जो एंगल है, वो कितना होता है? इसमें भी आपका थोड़ा सा मिसिंग है। डिग्री लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, या 90 डिग्री है। तो इन दोनों दोनों जो क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन मिसिंग थे, उन दोनों को हम लोग कल कर लेंगे। और इस तरीके से आप लोगों का जो अभी धीरे धीरे क्लास ऐसे रहेंगे और धीरे धीरे क्लास बढ़ते जाएगा। आप लोगों का हो सकता है तो नेक्स्ट दिसंबर तक में चांसेस है कि आपकी बहाली की आ जाएंगे। तो उस समय से आपका जो क्लासेज है वो 1 आवर का हो जाएंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो 2 क्लासेज आपके चलेंगे, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम। तो अभी फ़िलहाल इतना हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा स्टूडेंट को क्लास में ज्वाइन होना है, जिस तरीके से BTSC के दौरान हुए थे। तो इसलिए आप लोग जो भी फ्रेंड होंगे उन सबको भी बोल दीजिएगा क्लास में जुड़ जाने के लिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले और हम लोग क्लास को जितना आगे हो सकता है टाइमिंग वो धीरे धीरे बढ़ा सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।